आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या चीज है? फ्रिक्शन को समझने के लिए पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं। ये एक एनिमेशन मैंने fed.calculator.edu की वेबसाइट से उठाई है। इसमें एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये डब्बा है, ये मूव कर रहा है। अब एक मोशन को रोकने के लिए मुझे एक ऑपोजिट फोर्स लगानी पड़ती है, तभी वो मोशन रुकती है। ये बात याद रखिएगा। जैसे इस केस में मैं इस डब्बे को रोकने के लिए इधर इसकी तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूँ। अब एक और एनिमेशन जो मैं आपको shutterstock.com से दिखाना चाह रहा हूँ, उसमें ये कि एक बॉल है, वो आगे मूव करते करते रुक गई है। अब इस बॉल को किसने रोका? इसी तरीके से अगर मैं एक और वीडियो दिखाऊं जो कि मैंने एडिटर इंजीनियरिंग के चैनल से उठाई है, जिसका नाम है लॉज ऑफ मैकेनिक्स। इसमें एक बंदा एक बॉल को किक करता है। अब फुटबॉल अच्छी बड़ी जा रही है, आगे जाते जाते वो आगे रुक जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? असल में ये जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है, इस मोशन को रोक रही है, इस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। अब ये क्यों होती है? अब ये जिस सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, ये सरफेस इसके ऊपर एक ऑपोजिट इन डायरेक्शन फोर्स लगाता है। ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू व्हाट? ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू मोशन। कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसके ऑपोजिट एक फोर्स लगती है जो सरफेस लगाता है। वो फोर्स क्या करती है कि आपकी या बॉल की मोशन को रोकती है। जैसे इस केस में आपने देखा या पिछले केस में आपने देखा। इस केस में जैसे बॉल आ रही थी और खुद आके रुक गई। अब ऐसे क्या हुआ? मतलब कौन सी फोर्स ने उसको रोका? हमने तो यही देखा ना थोड़ी देर पहले कि बॉल तब या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो तब रुकता है जब उसके ऊपर एक फोर्स लगे। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स है? यहाँ पे बेसिकली एक फोर्स है जो कि ऑपोजिट टू द मोशन होती है, जो कि सरफेस लगाती है। उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फ्रिक्शन या फ्रिक्शन क्या है, तो आप लिख सकते हैं द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। मतलब ये वो फोर्स है जो मोशन को अपोज करती है। अपोज का मतलब रोकती है, रुकावट बनती है मोशन के। मतलब मूविंग किसी चीज, जिस जो भी चीज मूव करती है हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो तो जो चीज मूव करती है तो उसको अपोज करने के लिए जो फोर्स लगती है वो क्या कहलाती है? फ्रिक्शन। अब इस फ्रिक्शन जो है, ये जो फ्रिक्शन मैंने आपको बताई, इसको ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इसको देखने के लिए मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो कि डिजिटल टीचर के वेब चैनल से मैंने उठाई है, जिसका नाम है मोशन ऑफ अ बॉल ऑन डिफरेंट सरफेसेस। अब कोई भी बॉल हम ले, हम उसको तीन डिफरेंट सरफेसेस, तीन डिफरेंट ज़मीन कह लें, तीन डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम फेंकते हैं। एक है आम मतलब मिट्टी टाइप जगह, एक है कारपेट, और एक है कोई स्मूथ सी शीशे वाली जगह जो बिल्कुल मतलब फुल प्लेन फुल स्मूथ हो, उस तरह की सरफेस। थोड़ा बड़ा किया मैंने ताकि नजर आए। अब मैं अगर इस मतलब इस इन तीन बॉल को इन तीनों सरफेसेस के ऊपर फेंकता हूँ, तो क्या होता है कि जो बॉल है ना, वो मिट्टी वाले सरफेस पे इतनी आगे नहीं गई, कारपेट पे उससे थोड़ी ज़्यादा चली गई। लेकिन जो स्मूथर सरफेस थी, जो बिल्कुल स्मूथ थी, स्ट्रेट थी, वो बहुत उस पर बहुत आगे चली गई बॉल। अब ऐसे क्या हुआ? क्या ये यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं थी? क्या यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं थी? क्या यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं थी? फ्रिक्शन तो तीनों जगह पे थी ना। लेकिन यहाँ पे जल्दी बॉल क्यों रुकी? क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन थी वो ज्यादा थी। क्योंकि जो आपकी सरफेस थी, ये जो मिट्टी है, वो रफ बहुत होती है। रफ का मतलब उसके अंदर पैचेस बहुत होते हैं। पैचेस मतलब खड्डे बहुत ज्यादा होते हैं। बॉल रुक जाती है उन खड्डों से लग के। कारपेट जो है वो, उससे जो धागे निकले होते हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी करते हैं, जिसकी वजह से मोशन की एक फ्रिक्शन फील होती है, जिसकी वजह से ये बॉल आगे जाके कारपेट भी रुक जाती है, इतना फासला नहीं तय करती। जहां तक एक स्मूथर सरफेस की बात है, ये भी एक फोर्स लगाती है फ्रिक्शन, ये सरफेस है इसके ऊपर एक फ्रिक्शन लगाती है फोर्स। लेकिन जो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जिसकी वजह से जो बॉल है वो ज़्यादा फासला तय कर लेती है। अब इसमें तो हमें समझ आता है कि कंडे हैं, नज़र भी आते हैं हम अपनी आंखों से। कारपेट भी कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है। तो स्मूथर सरफेस में हमें तो नज़र नहीं आते। फिर इसमें क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। अब अगर मैं उस कारपेट वाली जो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ, या वो सॉरी फर्श वाली जो तस्वीर है, मैं वो आपको दिखाता हूँ।
थोड़ा जूम इन करके यहाँ पे मैं समझता हूँ, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई वो बॉल नहीं, एक कार्ट है, कोई डब्बा सा है, वो मैंने रखा हुआ है उसी फर्श के ऊपर। अब अगर मैं इस वाले हिस्से को, ये जो छोटा सा हिस्सा है, मतलब छोटा सा इन द सेंस कि जो इन टच है डब्बा और ये जो फर्श आपस में इन टच हैं, इसको थोड़ा जूम इन करके मैंने देखा। जब जूम इन करके देखा मैंने, तो जो फर्श है, जूम इन मतलब मैंने बिल्कुल ना माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा जूम इन करके, मतलब थोड़ा सा ना उसको बड़ा करके देखा, तो मैंने देखा कि जो ये वाली सरफेस है, ये वाली, इसके ऊपर तो ये तो बड़ा इरेगुलर है, मतलब बड़ा अजीब सा है, इसमें तो कड्डे आ रहे हैं। अभी जो ये कड्डे हैं ना, इनको बेसिकली क्या बोलते हैं? पिट्स एंड बम्प्स। इन गड्ढों को क्या बोलते हैं? पिट्स एंड बम्प्स। अच्छा, अब यही जो पिट्स एंड बम्प्स हैं, ये तो इसमें भी हैं, इसको भी अगर आप गौर से देखें तो ये ऊपर वाला भी ऐसे ही है बिल्कुल। अब ये खड्डे और ये जो ऊपर वाले खड्डे हैं, आपस में जब मिल जाते हैं तो ये एक मतलब जुड़ जाते हैं आपस में। अब जुड़ने की वजह से ये लॉक कर लेते हैं मोशन को। अब क्या होता है कि जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो एक जब लॉक हाथ, जैसे अब हम एग्जांपल लें कि अगर हमारा किसी का एक का हाथ है, चले मैं एक तस्वीर लाता हूँ। अगर आप इस तस्वीर में देखें, इस तस्वीर में चले मैं आपको यहाँ पे रख देता हूँ कि ये हाथ जब इस हाथ के साथ मिल गया, इन्होंने उंगलियां एक दूसरे के ऊपर से गुजार ली, तो ये हाथ लॉक हो गया। अब ना ये इससे हाथ छुड़ा सकता है, ना ये इससे हाथ छुड़ा सकता है, मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को रोक के रखा हुआ है। यही बात अगर मैं इस तस्वीर को थोड़ा साइड पे ले जाऊं, यही बात अगर मैं इधर रखूं कि भाई इसका हाथ और ये जो है ये आपस में मिल गए हैं, और इस मिलने की वजह से जब इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट से मैं कहता हूँ ऊपर वाला ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करता है, तो क्या होगा कि ये जो ये लॉग है ना, ये जो कड़े हैं, ये इस ऑब्जेक्ट को आगे नहीं जाने देंगे, ये इसको आगे ही नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये रुके हुए हैं। जैसे मैंने हाथ की एग्जांपल आपको दी थी, भला कौन सी? ये वाली। इसमें ये जो अगर इस एक ने हाथ छुड़ाना है तो दूसरा उसको जाने नहीं देगा। अब ये जो लॉग्स बने ना, ये जो लॉग, ये जो इन दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिए, इनको बोलते हैं कोल्ड वेल्ड्स। इनको क्या कहते हैं? कोल्ड वेल्ड्स। ये बेसिकली इन दोनों का आपस में जो मिलना है, जिसकी वजह से ना ये जाने दे रहे हैं ना वो जाने दे रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? कोल्ड कोल्ड वेल्ड्स। तो बेशक एक स्मूथ सरफेस ही क्यों ना हो, जो कि जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी ना, एक स्मूथ सरफेस है, उस पर बॉल ने ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया था। बेशक एक स्मूथ सरफेस ही क्यों ना हो, जो सामने से हमें लग रहा हो कि भाई बिल्कुल साफ, बिल्कुल सीधी है, लेकिन असल में उसके अंदर अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे अगर हम देखें तो खड्डे होते हैं। उन गड्ढों की वजह से जब ये दूसरे ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखते हैं, कोई डब्बा रखते हैं, कोई बॉल रखते हैं, तो वो कोल्ड वेल्ड्स बना लेते हैं, यानी वो गड्ढे जो हैं आपस में लॉक बना लेते हैं, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि एक दोनों सरफेस में पिट्स एंड बम्प्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो एक फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो आगे नहीं जा सकता, या अगर जा रहा होता है तो उसको ये गड्ढे रोक लेते हैं। अब फ्रिक्शन की कुछ टाइप्स देखते हैं, मतलब फ्रिक्शन की भी कुछ टाइप्स हैं। भला कौन सी? एक है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? रेस्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो हम कहते हैं वो स्टैटिक पोजीशन, मतलब वो स्टैटिक है। अब फ्रिक्शन जब स्टैटिक पोजीशन के वक्त हो, भला कौन सी? वही एग्जांपल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट के साथ, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट के साथ और ये जो कारपेट है, ये दोनों जब जहाँ जिस पॉइंट पे मिले हुए हैं, इन दोनों के दरमियान एक फ्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से ही तो ये रुका हुआ है। ये जो बॉक्स है, ये जो डब्बा है, ये रुका हुआ है इसी वजह से ना कि फ्रिक्शन है। तो ये फ्रिक्शन की वजह से ये रुके हुए हैं, तो ये बॉडी इन रेस्ट है। जब ये बॉडी इन रेस्ट होती है, दो बॉडीज आपस में मिली हो और वो उनमें से एक रेस्ट पे हो, या चलो दोनों रेस्ट पे हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाती है। अच्छा, अगर एक स्टैटिक है तो फिर दूसरी कौन सी है? दूसरी का नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब जो टाइप है ना दूसरी, वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक से मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि वो, मतलब फिजिक्स में उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको हम काइनेटिक कहते हैं। अच्छा, तो फिर कौन सी चीज़ है भला कि जिसमें काइनेटिक फ्रिक्शन हो? अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को साथ एक रस्सी बांध के एक बंदे से कहूँ कि भाई खींचो इसको, तो वो क्या करेगा? इसको खींचेगा।
तो क्या ये जो डब्बा है ये जब हिलेगा अपनी जगह से मूव करके आगे की तरफ जाएगा, तो क्या अब ये जो कनेक्शन है वो खत्म हो गया? नहीं तो अभी भी तो ये कनेक्शन है ना, अभी भी तो वही पिट्स एंड बम्प्स है ना, ये जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाए थे। तो बेसिकली अब तो मूव कर रहे हैं, हाँ मोशन के वक्त जो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रगड़ लगाएंगे या रगड़ पैदा होगी, वो बेसिकली क्या कहलाएगी? काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होती है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आऊं, कोई रस्सी, जैसे इस केस में मैं एक डब्बे को रस्सी के साथ बांध के खींच रहा हूं, तो क्या हो गया कि अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन वो जो रगड़ है ना, वो जो जमीन के साथ या किसी कारपेट के साथ चले, वो जो रगड़ है ना, वो क्या कहलाएगी? मोशन के वक्त। क्या कब? मोशन के वक्त जो रगड़ कहलाएगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। तो आज हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा कि फ्रिक्शन है क्या, और इसके अलावा हमने इसकी दो टाइप्स देखी कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, और हमने ये भी देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उसको मिट्टी के ऊपर फेंकते हैं, जैसे बॉल की एग्जांपल हमने ली थी, मिट्टी के ऊपर फेंकते हैं या किसी फर्श के ऊपर फेंकते हैं या किसी कारपेट के ऊपर फेंकते हैं, तो कौन से भी जाके वो रुक जाता है। अब वो क्यों रुकता है? ऑल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन जो है वो एक फोर्स है जो कि उसको, उसकी मोशन को क्या करती है? अपोज करती है।